उत्तराखंड की ऊंचाई पर हिमालय की बर्फीली गोद में एक झील है जहां पानी से ज्यादा हड्डियां दिखाई देती हैं। न कोई कब्रिस्तान, न कोई युद्ध का मैदान, न कोई लिखित इतिहास, सिर्फ हजारों सवाल और सैकड़ों कंकाल। इस झील का नाम है रूपकुंड लेक और उसे दुनिया जानती है स्केलेटन लेक के नाम से। आज की कहानी किसी कहावत या लोक कथा पर नहीं, बल्कि साइंस, डीएनए और हिस्ट्री पर आधारित है। कल्पना कीजिए आप 16,500 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं। ऑक्सीजन कम है, चारों तरफ बर्फ है और आपके पैरों के नीचे इंसानों की हड्डियां हैं। बेहद अजीब बात यह है कि यह एक झील है जो हर साल मरे हुए लोगों को बाहर निकाल देती है। रूपकुंड कोई सामान्य जगह नहीं है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी माउंटेन रेंज के पास स्थित है। उत्तराखंड की त्रिशूल पर्वत श्रृंखला, जहां मौसम मिनटों में बदल जाता है और गलती की कोई जगह नहीं होती। यही है रूपकुंड, एक छोटी सी हिमनद झील जो साल के ज्यादातर समय बर्फ के नीचे छुपी रहती है। और यही वजह है कि यह झील सदियों तक इंसानों की नजरों से दूर रही, जब तक लोगों ने वहां हड्डियां देखनी शुरू नहीं की। लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो झील बोलने लगती है। यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं है। साल का ज्यादातर समय यह इलाका बर्फ से ढका रहता है। ऑक्सीजन कम होती है, मौसम बिना चेतावनी बदलता है। यह जगह सिर्फ गर्मियों में एक्सेसिबल होती है। साल का ज्यादा हिस्सा बर्फ से ढका रहता है और जब बर्फ पिघलती है तो झील के किनारों पर दिखते हैं इंसानी कंकाल। साल 1942, ब्रिटिश इंडिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड गश्त पर था। तभी उसकी नजर एक खोपड़ी पर पड़ी। पहले उसे लगा यह जानवर की होगी। फिर उसने देखा दांत, आंखों के गड्ढे और इंसानी आकार। जैसे जैसे बर्फ पिघली, एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों कंकाल सामने आ गए। ब्रिटिश सरकार घबरा गई। पहला शक जापानी सैनिकों पर गया। कहा गया शायद ये जासूस थे जो पहाड़ों में मारे गए। लेकिन कोई हथियार नहीं, कोई वर्दी नहीं, और सबसे डरावनी बात, हर खोपड़ी ऊपर से टूटी हुई थी। डॉक्टरों ने कहा यह चोटें तलवार की नहीं थी, गोलियों की भी नहीं थी। ये चोटें सीधे ऊपर से आई थी, जैसे आसमान उन पर टूट पड़ा हो। आज तक 300 से ज्यादा स्केलेटन मिल चुके हैं, कुछ झील के अंदर, कुछ किनारों पर, कुछ बिल्कुल खुले आसमान के नीचे। खास और बेहद हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इन कंकालों में कुछ मर्द थे, कुछ औरतें थी, कुछ बच्चे थे। ये कोई सेना नहीं थी, ये कोई युद्ध नहीं था, तो फिर ये लोग कौन थे? और यही वो सवाल था जब रूपकुंड एक खोज नहीं, एक डर बन गया। इसलिए ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने इस केस को क्लासिफाइड घोषित कर दिया। ब्रिटिश सरकार के लिए यह सिर्फ एक खोज नहीं थी, एक खतरा था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अगर हिमालय में लाशों का ढेर मिलता है तो इसका मतलब दुश्मन की मौजूदगी। 1940s में एक नई थ्योरी फैलाई गई। कहा गया इन लाशों में रेडियो एक्टिविटी है। लोगों को डराया गया, रूपकुंड के पास मत जाओ। लेकिन ये झूठ था। असल मकसद था जांच से लोगों को दूर रखना। एक और सनसनीखेज सवाल था कि लाशें सड़ी क्यों नहीं। वैज्ञानिकों ने बताया ऊंचाई, माइनस तापमान, ऑक्सीजन की कमी। लेकिन कुछ लाशें 1000 साल बाद भी बाल और त्वचा के साथ थी। ये सामान्य नहीं था। अब वैज्ञानिकों ने असली विश्लेषण किया। उन्होंने पाया लगभग हर खोपड़ी एक ही जगह से टूटी हुई थी, सिर के ऊपर, गोल आकार की चोट। न सामने से, न पीछे से, सीधे ऊपर से। यह किसी हथियार का काम नहीं था। सबसे डरावनी बात, किसी कंकाल पर बचाव के निशान नहीं थे। कोई हाथ ऊपर उठाकर खोपड़ी बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, जैसे सबने मौत स्वीकार कर ली हो। ब्रिटिश रिपोर्ट ने कहा यह एक ही समय में मरे एक ही समूह था, और यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि रूपकुंड झील में एक नहीं, कई कहानियां दबी हुई थी। 1960 और 70 के दशक में पहली बार आधुनिक फॉरेंसिक टीम रूपकुंड पहुंची। खोपड़ियों को ध्यान से देखा गया, हर फ्रैक्चर, हर क्रैक, हर टूटन। और जो सामने आया वो डरावना था। लगभग सभी चोटें एक जैसी थी, गोल और सिर के ऊपर।
जैसे आसमान से पत्थर गिरे हों। यहीं से आई सबसे भयानक थ्योरी, डेडली हिल स्टॉर्म थ्योरी। डेडली हिल स्टॉर्म थ्योरी के हिसाब से 16,500 फीट की ऊंचाई, खुला मैदान और अचानक आसमान से क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओले गिरने लगे। ना कोई पेड़, ना कोई गुफा, ना कोई छुपने की जगह। पहला ओला सीधा सिर पर, दूसरा, तीसरा, तुरंत मौत और सामूहिक। अनुमान ये लगाया जाता है कि क्यों किसी ने हाथ ऊपर नहीं उठाया, क्योंकि पहला ही वार जानलेवा था। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्थानीय लोग सदियों से एक बात करते आए हैं। यह झील नंदा देवी का क्षेत्र है और यहाँ अशुद्ध लोग या नियम तोड़ने वाले जिंदा नहीं लौटते। एक लोकगीत है जो आज भी गाया जाता है। जब राजा आया बिना सम्मान के, तो देवी ने पत्थरों की वर्षा की। पत्थर नहीं, ओले। विज्ञान कहता है यह एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन लोक कथा कहती है यह एक सजा थी। और डर तब होता है जब दोनों एक ही बात कहें। क्योंकि जो लोग उस दिन मरे वो भाग नहीं रहे थे, वे यात्रा पे थे। अब तक इस टॉपिक पर कई थ्योरियां सामने आ चुकी थी। ब्रिटिश फाइल्स, हेलस्टॉर्म थ्योरी, नंदा देवी का श्राप। लेकिन रूपकुंड को सच में समझने के लिए अब हमें हड्डियों के अंदर तक जाना पड़ा। साल 2000 के बाद जब डीएनए टेक्निक बेहतर हुई, वैज्ञानिकों ने रूपकुंड के कंकालों के जेनेटिक सैंपल लिए। उन्हें लगा यह पुष्टि हो जाएगी कि ये सब एक ही समय के लोग हैं। लेकिन डीएनए ने मना कर दिया। डीएनए रिपोर्ट में लिखा था, रूपकुंड में कम से कम 2 नहीं, 3 नहीं, कई अलग अलग समूह मरे थे। कुछ 9वीं शताब्दी से थे, 10वीं शताब्दी से कुछ, और कुछ 1000 साल बाद से। मतलब यह एक घटना नहीं थी, यह एक जगह थी जहां लोग बार बार मरते रहे। लेकिन सबसे बड़ा झटका अब आया। कुछ कंकालों का डीएनए भारतीय नहीं था, वे मेडिटेरेनियन थे। आज के शब्दों में ग्रीस, क्रीट या दक्षिणी यूरोप से जुड़े लोग। 16,500 फीट की ऊंचाई पर यूरोपियन लोग सैकड़ों साल पहले। किस लिए? अब सवाल बदल गया। ये लोग कैसे मरे की बजाय ये लोग यहाँ आए ही क्यों? ना कोई व्यापार मार्ग, ना कोई युद्ध, ना कोई बस्ती। तो फिर यूरोप से हिमालय तक क्यों? डीएनए ने यह भी बताया, कुछ लोग अकेले मरे, कुछ परिवारों में महिलाएं और बच्चे भी थे। मतलब यह कोई सैनिक मिशन नहीं था, यह कोई सेना नहीं थी, ये लोग चल कर आए थे। वैज्ञानिकों ने माना, हम नहीं जानते कि हर समूह क्यों आया और क्यों मरा। हम सिर्फ इतना जानते हैं, रूपकुंड एक बार नहीं मारता। और अब यह साफ था, यह झील एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक बार बार होने वाली पैटर्न थी। गढ़वाल की लोक कथाओं में एक नाम आता है, राजा जसदवल। कहा जाता है 9वीं शताब्दी में राजा जसदवल अपनी रानी, नर्तकियों और सेवकों के साथ देवी नंदा की पवित्र यात्रा पर निकले। यह कोई युद्ध नहीं था, यह कोई शिकार नहीं था, यह एक धार्मिक जुलूस था। इससे अब कुछ हद तक डीएनए रिपोर्ट समझ में आने लगती है कि क्यों झील में महिलाओं के कंकाल थे, बच्चों के अवशेष थे, क्योंकि यह एक पारिवारिक यात्रा थी, न कि सैनिक अभियान। पर लोक कथा यहीं डरावनी हो जाती है। कहा जाता है देवी नंदा की यात्रा में कुछ नियम होते हैं। कोई संगीत नहीं, कोई नृत्य नहीं, कोई अहंकार नहीं। यहाँ पर राजा के साथ नर्तकियां थी, ढोल थे, उत्सव था, और देवी क्रोधित हो गई। लोकगीत कहता है देवी ने लोहे जैसे पत्थर बरसाए। इतिहास कहता है खोपड़ियों पर गोल चोटें थी। और विज्ञान कहता है क्रिकेट बॉल जितने ओले। कुल मिला के सब एक ही बात कह रहे थे। और फिर आया एक आखिरी और डरावना कॉन्सेप्ट। कुछ विद्वान कहते हैं जब ओले गिरे तो कुछ लोग भागे नहीं, क्योंकि उन्हें लगा यह देवी की इच्छा है, और इच्छा से मिली मौत सबसे डरावनी होती है। शायद रूपकुंड में सब लोग मरे नहीं थे, कुछ ने मौत को स्वीकार किया था। अब तक हमने सुना हड्डियां, राजा, देवी, विज्ञान, लेकिन कुछ सवाल अभी भी खड़े हैं। आज भी रूपकुंड वही है, बर्फ में छुपा हुआ, खामोश। सरकार ने अधिकांश हड्डियां हटा दी हैं, लेकिन क्या इतिहास हटाया जा सकता है? आज रूपकुंड ट्रैकिंग रूट पर चेतावनियां लगी हैं। मौसम अचानक बदलता है, ऊंचाई जानलेवा है, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि यह जगह क्यों छोड़ी गई। सच ये है, विज्ञान ने कारण दिया,
आस्था ने अर्थ दिया, लेकिन किसी ने नहीं बताया क्यों लोग बार बार एक ही जगह पर मरते रहे और क्यों कई साल बाद भी लोग वहां जाते रहे। अगर रूपकुंड सिर्फ एक दुर्घटना होती तो लोग कहानी सुनकर भूल जाते, लेकिन यह कहानी हर पीढ़ी दोहराती है। शायद कुछ जगहें याद रखने के लिए नहीं बनी होती, बल्कि याद दिलाने के लिए। रूपकुंड केवल एक झील नहीं है, बल्कि यह एक सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती। रूपकुंड एक झील नहीं, एक खुली किताब है जिसका हर पन्ना अधूरा है। क्या ये लोग धार्मिक यात्री थे, व्यापारी थे, या किसी भूली हुई एक्सपीडिशन का हिस्सा? शायद सच ये है, हर हड्डियों का ढेर कहानी नहीं बोलता, लेकिन हर खामोशी सच छुपा कर रखती है। यहीं आके रुक जाती है सोच और सच्चाई।